चलिए भाई शुरू करें आज की चर्चा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। डबल इंक्रीमेंट सीरीज में जो हमारी आज बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल सी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का यह अधिनियम है और इसी अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों की स्थापना होती है। क्लियर है? तो आपके सिलेबस में लोक अदालतों के विषय में थोड़ा सा दिया गया है। ये टॉपिक भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर आप अपना सिलेबस अपनी बुक देखेंगे तो 1.5-2 पेज का ये टॉपिक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और केवल लोक अदालतों के बारे में ही आपके सिलेबस में लिखा गया है। इस एक्ट के सेक्शन 19 के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया जाता है लोक अदालतों को, उस पर हमारी पूरी बातचीत होगी। चलिए फिर शुरू करें आज की चर्चा। भैया आप सभी मित्रों का स्वागत है। चलिए आज की शाम का सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर रिफरिंग अ केस टू अ लोक अदालत अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। आपको बताना है कि इनमें से किस कंडीशन में लोक अदालतों में केस को रिफर किया जाता है। क्लियर है? या किया जा सकता है। द डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व अ गवर्नमेंट एंटिटी। अगर गवर्नमेंट एंटिटी किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है तो लोक अदालत में भेजा जाता है। या द पार्टीज मस्ट एग्री टू रिफर द डिस्प्यूट टू द लोक अदालत। या दोनों पार्टीज जो है, पक्ष और विपक्ष दोनों के दोनों जो है, जो आपका एप्लीकेंट है, जो आपका वो है, और दोनों पार्टीज अगर इसमें सहमत है कि हाँ इसको लोक अदालत को डिस्प्यूट को रिफर किया जा सकता है तो भेजा जाएगा। द केस मस्ट बी पेंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर। या किसी कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है 5 साल से ज्यादा के लिए। या द डिस्प्यूट शुड इन्वॉल्व अ क्रिमिनल ऑफेंस। या डिस्प्यूट ऐसा है जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस इन्वॉल्व है। लोक अदालतों के बारे में बताइएगा भैया। लोक अदालतें भारत में स्थापित की जाती है इसी अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या होगा? दुरुस्त आंसर। आप लोग तब तक इस पर आंसर करते चलिएगा। लोक अदालतें नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तालुका के लेवल पर एस्टैब्लिश की जाती हैं। अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेजेस पर लोक अदालतों को एस्टैब्लिश करने के लिए लोकल आपकी जो लोक अदालत क्या नाम है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज होती हैं वो इनको एस्टैब्लिश करती हैं। नेशनल लेवल पर नेशनल है, स्टेट लेवल पर स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती हैं वो इसको एस्टैब्लिश करवाती हैं। लोक अदालतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस में भी और वैसे भी प्रैक्टिकली आपको लोक अदालतों को जानना चाहिए। लोक अदालतें कंप्रोमाइज के बेसिस पर काम करती हैं, यानी लोक अदालतों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मीडिएशन करना, मध्यस्थता करना, और मध्यस्थता के माध्यम से वो कंप्रोमाइज करवाती हैं दोनों पार्टीज के अंदर। क्लियर है इतनी बात भैया? क्लियर है इतना? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोगों ने सफिशिएंट समय ले लिया है। आप में से जिन मित्रों ने भी बी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए लोक अदालतों में कौन से केसेस जाते हैं, अभी वैसे इस पर आगे क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। लोक अदालतों में कोई भी केस प्री लिटिगेशन फेज में है। क्लियर है? प्री लिटिगेशन फेज का मतलब है कोई दुर्घटना हुई है, कोई सिविल केस हुआ है और अभी वो किसी कोर्ट में नहीं गया है तो आप सीधे लोक अदालत में जा सकते हैं। तो प्री लिटिगेशन फेज वाले भी मुकदमे जाते हैं। अगर किसी कोर्ट के सामने कोई मामला पेंडिंग है, मतलब कोर्ट के सामने पहुंच गया है, मुकदमा चल रहा है, तो उसे भी लोक अदालतों में भेजा जा सकता है अगर दोनों पार्टीज इस बात के लिए सहमत है। जैसे उनको लग रहा है कि सर लोक अदालत में अगर ये मामला चला गया तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो दोनों पार्टीज जो है अगर सहमत है तो कोर्ट लोक अदालत में इस मामले को भेज देता है। अगर एक पार्टी सहमत है तो वो एप्लीकेशन देगी अपने कोर्ट को, जिस कोर्ट में पेंडिंग है मामला, कि साहब हमारे मुकदमे को लोक अदालत में भेज दिया जाए। कोर्ट देखेगा क्या वास्तव में लोक अदालत में भेजने लायक है। अगर उसको ऐसा लगता है हाँ भेजने लायक है तो दूसरी पार्टी का भी वो कंसेंट लेगा और लोक अदालतों में मामलों को भेज दिया जाता है। तो पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन दोनों केसेस जाते हैं लोक अदालत में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट वाज इनैक्टेड टू फुलफिल द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 39 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो आपकी लोक अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है वो इनैक्ट किया गया था इसलिए ताकि जो मैंडेट है आर्टिकल 39 ए का उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पूरा किया जा सके। आर्टिकल 39 ए एम्फेसाइज फ्री लीगल एड टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। अब ये जो आर्टिकल 39 ए है वो ये एम्फेसाइज करता है कि जो स्टेट के नागरिक हैं उनको फ्री लीगल एड मिले, उनको फ्री लीगल सर्विसेज मिले, इंश्योर किया जाए कि इक्वलिटी मिले जस्टिस में, तो इसलिए लाया गया था आर्टिकल। ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अभी मैं इस पर पूरी बात करूंगा, पहले आप ऑप्शन को सुन लीजिए भैया, उसके हिसाब से आंसर करिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और आर सही एक्सप्लेनेशन ए का। ऑप्शन बी कह रहा है दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं ए का। ए कह रहा है, सी कह रहा है कि ए सही लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तब तक आप सभी मित्र इस पर आंसर करिए। मैं आर्टिकल 39 ए के बारे में बता देता हूं। आर्टिकल 39 ए आपका आता है डीपीएसपी ने। किसमें आता है भैया? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत ही आता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व शुरू होते हैं भैया आर्टिकल 36 लेकर आर्टिकल 51 तक ये जाते हैं।
राज्य के नीति निदेशक तत्व, है ना, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वो तत्व होते हैं कि जब राज्य कोई कानून बनाए तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि इसमें इस आर्टिकल्स में जो बातें लिखी गई उनको लागू किया जाए, यदि राज्य के पास सामर्थ्य है तो। अगर राज्य के पास सामर्थ्य तो ही वो ऐसा करेगा, यानी अगर राज्य ऐसा नहीं कर पा रहा है तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। डीपीएसपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में लिखा गया है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, जिसका उल्लंघन होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से रेमेडी ले सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आर्टिकल 39 सब आर्टिकल ए ये कहता है कि राज्यों का ये कार्य होगा, राज्यों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि उनके राज्य के नागरिकों को फ्री लीगल सर्विसेज मिले, लेकिन मैं फिर से बता दूं अगर राज्य के पास सामर्थ्य है तो वो ऐसा करेगा। अब आपकी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत ही नालसा और लोक अदालतों की स्थापना होती है। लोक अदालतें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं। तो क्या होगा दुरुस्त आंसर? आप में से जिन्होंने भी आंसर ए किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली रिगार्ड कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय लोक अदालत अंडर सेक्शन 20 एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है आपको केयरफुली पढ़ना है और ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है कि जो भी केसेस हैं उनका कॉग्निजेंस लोक अदालतें कैसे लेती हैं। कॉग्निजेंस का मतलब है लोक अदालतें उसको संज्ञान में कैसे अपने पास लेंगी। द डिस्प्यूट द पार्टीज अग्री टू रिफर, अगर दोनों पार्टीज या पार्टीज जो है डिस्प्यूट से संबंधित जो पार्टीज अगर वो अग्री है कि ये मामला लोक अदालत में चला जाए तो लोक अदालत उसका कॉग्निजेंस लेंगी, यानी अपने पास सुनवाई करेंगी, उसको संज्ञान में लेंगी। बी कह रहा है द डिस्प्यूट वेयर वन ऑफ द पार्टी मेक्स एन एप्लीकेशन to the court to refer to लोक अदालत and the court is prima facie satisfied that there are chances of settlement, या तो दोनों पार्टीज रिफर करती हूं सहमत हो, या तो अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी जाके कोर्ट में ये कहता है, एक रिटन एप्लीकेशन देता है कि साहब हमारा ये मामला लोक अदालत में भेज दिया जाए, और प्राइमा फेसिया प्रथम साक्ष्य कोर्ट को भी ये लगता है कि हाँ इसको लोक अदालत में भेज के सेटलमेंट करवाया जा सकता है, तो भी लोक अदालत भेजा जा सकता है। या द डिस्प्यूट विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इट इज अप्रोप्रिएट टू बी टेकन कॉग्निजेंस बाय द लोक अदालत, या कोर्ट को स्वयं ऐसा लगता है कि ये जो मामला है ये अप्रोप्रिएट मामला है, ये उचित मामला है जिसको कोर्ट अदालत इसमें लोक अदालत में भेजा जा सकता है, तो कोर्ट स्वयं भी भेज सकता है। डी कह रहा ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों ही केसेस में लोक अदालतों में केसेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या होगा दुरुस्त आंसर? आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, अभी इस पे पीछे विधिवत मैंने आप सभी मित्रों के साथ डिस्कशन किया है ना कि लोक अदालतों में कौन से केसेस भेजे जाएंगे। तो प्री लिटिगेशन फेज के भी केसेस जा सकते हैं लोक अदालत में, कोई मामला पेंडिंग है तो भी जाएगा, और अगर कोई मामला पेंडिंग है भैया तो दोनों पार्टीज अगर सहमत हैं तो भी लोक अदालत में भेजा जाएगा, लोक अदालत कॉग्निजेंस लेगा। या अगर किसी एक पार्टी ने कहा है कि भैया हमारा मामला लोक अदालत में भेजा जाए तो और कोर्ट को प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, वो प्रथम साक्ष्य के रूप में इसको देखता है कि हाँ ऐसा भेजा जा सकता है, तो दूसरी पार्टी का कंसेंट लेके इसको भेजा जाएगा। या कोर्ट को स्वयं ऐसा लगता है, कोर्ट के ओपिनियन में ऐसा है कि इसको अगर लोक अदालत में भेजा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, जल्दी मामला सॉल्व हो जाएगा, और लोक अदालत का कॉग्निजेंस लेने वाला ये मामला भी है तो भी भेजा जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, ऑल ऑफ द अब। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एन अवार्ड पास्ड बाय अ लोक अदालत अंडर सेक्शन 21 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। आपको बताना है कि अगर लोक अदालत कोई अवार्ड पास करता है, यानी कोई डिसीजन अगर लोक अदालत ने दे दिया है, तो उसके संबंध में ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस संबंध में जो स्टेटमेंट है उसमें से जो सही वो आपको बताना है कि इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, यानी लोक अदालतों का जो अवार्ड है वो पार्टीज पर बाइंडिंग नहीं होता है, क्लियर है। या इट कैन बी अपील्ड इन हायर कोर्ट, या आप इसके अगेंस्ट जाके हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सी कह रहा है इट कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या आर्टिकल 32 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। इट हैज द सेम इफेक्ट एज डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, या इसके पास वही इफेक्ट होगा जो सिविल कोर्ट की डिग्री के पास होता है। आंसर करिए भैया कौन सा इसमें से दुरुस्त आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोगों ने सफिशिएंट समय ले लिया है। देखिए पहली बात तो ये है
कि लोक अदालतें जो डिसीजन देती हैं वो कंप्रोमाइज के आधार पर देती हैं। लोक अदालतों के पास ऐसे ही मामले जाते हैं जो कंप्रोमाइज यानी कंपाउंडेबल मामले होते हैं, वो लोक अदालतों के पास पहुंचते हैं। कंप्रोमाइज करवाने का काम होता है लोक अदालतें। अगर कंप्रोमाइज यानी आपसी सहमति लोक अदालतें दोनों पार्टीज में नहीं बना पा रही हैं तो लोक अदालतें फिर उस पर डिसीजन नहीं देती हैं और ये उस कोर्ट को भेज दिया जाता है जिस कोर्ट से ये आया हुआ था। क्लियर है? तो लोक अदालतों के बारे में ये मामला है। तो लोक अदालतें क्या करती हैं भैया, वापस भेज देंगे। लेकिन अगर लोक अदालतों ने कोई डिसीजन दिया है तो इसका मतलब वो कंप्रोमाइज के आधार पर ही दिया गया है और लोक अदालतों के डिसीजन के अगेंस्ट आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। लोक अदालतों का डिसीजन दोनों ही पार्टीज पर बाइंडिंग और फाइनल होता है। तो अगर लोक अदालत ने डिसीजन दे दी है तो इसका मतलब उसने आपसे सहमति पर ही निर्णय दिया है और वो बाइंडिंग होगा, उसके अगेंस्ट कहीं आप अपील नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि यहां पर लिखा है नॉट बाइंडिंग। आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, हायर कोर्ट में बिल्कुल नहीं कर सकते आप। अगर उसने डिसीजन दिया तो ये फाइनल डिसीजन होगा। दूसरा, इट कैन बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 32, बिल्कुल नहीं। अगर आप करना चाहते हैं नहीं कर सकते, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों से संबंधित है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है भैया कि वो रिट जो है जारी कर सकता है। या इट हैज द सेम इफेक्ट एज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। बिल्कुल, अगर लोक अदालतें कोई डिसीजन देती हैं तो उनकी वही ताकत होती है जो सिविल कोर्ट की डिक्री की होती है। तो सिविल कोर्ट की डिक्री के नाम माने जाते हैं। इनके आदेशों के अगेंस्ट आप कहीं अपील नहीं करेंगे। अगर उसने आदेश दिया, और आदेश वो तभी देगा जब सब कंप्रोमाइज कराएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर है भैया। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अंडर सेक्शन 21 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 कैन अ पार्टी विथड्रॉ फ्रॉम अ सेटलमेंट आफ्टर द लोक अदालत पासेज एन अवार्ड। भैया आपको ये बताना है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत क्या कोई पार्टी जो है लोक अदालतों से, जब लोक अदालतों ने डिसीजन दे दिया, लोक अदालतों का अवार्ड आ गया, तो क्या आप उस वहां से विड्रॉ कर सकते हैं कि भैया हम इस बात को नहीं मान रहे, हम विड्रॉ कर रहे हैं, अब हम दूसरे कोर्ट में जाएंगे? ए कह रहा है यस विद इन 30 डेज ऑफ द अवार्ड, जिस दिन अवार्ड आया है उसके 30 दिनों के अंदर, या यस बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कर सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से। सी कह रहा नो एज द अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग। अगर अवार्ड आ गया है तो आप फिर उसको विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पर। डी कह रहा है यस इफ न्यू लोक अदालत इज कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर एक नया लोक अदालत कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है तो। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? अगर आपने पिछले क्वेश्चंस के डिस्कशन पर ठीक से ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर आप सभी के पास मौजूद भी है। क्लियर है? क्या होगा भैया दुरुस्त आंसर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोगों ने सफिशिएंट टाइम ले लिया है भैया। अगर लोक अदालतों ने अवार्ड पास कर दिया है तो इसका मतलब उसने कंप्रोमाइज करा के ही किया होगा, आप दोनों सहमत हुए होंगे तभी अवार्ड पास होगा। और अवार्ड अगर पास हो गया है तो ये फाइनल होगा और दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग होगा, तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सुंदर, आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ने के पहले मैं फिर से आपको कुछ कोर्सेज के विषय में बता दूं, जैसा कि मैं आपसे रेगुलर डिस्कस करता रहता हूं। आपके लिए जो हाल फिलहाल में बिल्कुल नया बैच शुरू किया गया है वो है सीआईबी का क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स अभी 14 अक्टूबर से ही इसकी शुरुआत हुई है। आपके नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन को ये बैच टारगेट कर रहा है और इस पे आपको कंप्लीट थ्योरी का बैच है। ये चारों ही सब्जेक्ट की थ्योरी आपको मिलेगी। आप में से जिनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अभी थ्योरी बिल्कुल नहीं तैयार की है या उनसे अब इतने कम समय में नहीं तैयार हो पाएगा कोई सब्जेक्ट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सीआईबी क्रैश कोर्स आपका वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट तैयार करवा देगा। ये इसीलिए डिजाइन ही किया गया है ताकि हम एग्जाम के पहले आपको पूरा सिलेबस एक बार फिर से पढ़ा सकें। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मतलब आपको जो थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी वो तो मिलेंगी ही, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है। इनके अलावा जो हमारा नया बैच है, मतलब जो रनिंग बैच है, उनमें एक है रीलोडेड बैच, एक क्या है भैया रीलोडेड बैच है। क्लियर है? और दूसरा है आपके लिए एमसीक्यू बैच। दूसरा क्या है भैया आपके लिए एक एमसीक्यूज बैच भी है। क्लियर है इतनी बात? ये दोनों बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल है। ये दोनों बैच भी टारगेट कर रहे हैं। बस ये दोनों बैचेस थोड़े पुराने हैं, ये बिल्कुल न्यू बैच है। अभी 14 अक्टूबर से इसकी क्लासेस शुरू हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ लोक अदालत अंडर सेक्शन 19। सेक्शन 19 के अंतर्गत जो लोक अदालतों का कंपोजिशन है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। जो सही स्टेटमेंट नहीं है आपको वो चुनना है। ईच लोक अदालत शैल कंसिस्ट ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज अ चेयरमैन। जो भी लोक अदालतें होंगी उसका जो चेयरमैन होगा वो कोई जुडिशियल ऑफिसर होगा। रिटायर्ड है तो भी चलेगा और अगर वो सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर है तो भी, मतलब रिटायर्ड भी हो सकता है, सर्विंग जुडिशियल सिटिंग जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकता है। या इट मस्ट इंक्लूड 2 अदर मेंबर्स विद एक्सपीरियंस इन लीगल सोशल सर्विस और रिलेटेड फील्ड। या इसमें 2 और अदर मेंबर्स होंगे जो लीगल सोशल सर्विस इन सब जगहों से आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द मेंबर ऑफ ऑल लोक अदालतें।
हाँ, ऑल लोक अदालत, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा भारत में जितने भी प्रकार की लोक अदालतें मिलती हैं उन सब के मेंबर्स को। द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न लीगल सर्विस अथॉरिटी और कमिटी। अब जो चेयरमैन या मेंबर्स होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं कंसर्न लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। जैसे मतलब अगर नेशनल आपका नेशनल लेवल पर लोक अदालत है तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको अपॉइंट करता है। ऐसा ही स्टेट में, ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट नहीं उसका चुनाव आपको करना है, जो स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट नहीं है आपको वो चुनना है। आंसर करिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 पर। सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया है। आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, क्योंकि जो इसके सी और डी को ध्यान से देखिएगा, डी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है कि जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट करता है, उससे संबंधित जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है या कमेटी है, जैसे नेशनल स्टेट पर अलग अलग कमिटीज होती है, नेशनल पर नेशनल, नेशनल लेवल पर नेशनल कमेटी, स्टेट लेवल पर स्टेट कमेटी, इस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। व्हेन अ केस इन रिफर टू लोक अदालत अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 1। अच्छा, ये जो सेक्शंस वगैरह हैं ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन सेक्शंस में जो कंटेंट है वो आपको याद करना है। तो सेक्शन कौन सा है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद करिएगा कि अगर लोक अदालत में कोई केस रिफर किया गया है, कोई कोर्ट ने अगर केस रिफर किया गया है तो उस केस में क्या होगा। व्हेन अ केस इज रिफर टू लोक अदालत अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन द कोर्ट रिफरिंग द केस। तो आपने अगर कोई कोर्ट रिफर कर रहा है किसी केस को लोक अदालत में तो क्या होगा, मस्ट रिकॉर्ड इट्स सेटिस्फैक्शन दैट द मैटर इज अप्रोप्रिएट फॉर सेटलमेंट। कोर्ट अगर रिफर कर रहा है तो उसे सबसे पहले भैया सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो भी मैटर है इस मामले का वो अप्रोप्रिएट है सेटलमेंट के लिए, लोक अदालत में इसको सेटलमेंट किया जा सकता है। या मस्ट इशू अ डिक्री इन फेवर ऑफ वन पार्टी बिफोर रेफरेंस, या वो लोक अदालत में भेजने के पहले किसी एक पार्टी के पक्ष में एक क्या दे देगा, डिक्री दे देगा। या मस्ट ऑब्टेन रिटन कंसेंट फ्रॉम बोथ पार्टीज, या उसको दोनों लोक अदालत में भेजने के पहले कोर्ट को दोनों पार्टीज का कंसेंट लेना होता है कि भैया आप सहमत हो लोक अदालत में आपका केस भेजा जाए। और या डी कह रहा बोथ ए एंड सी, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक तो दोनों पार्टी सहमत होनी चाहिए और दूसरा वो मामला ऐसा होना भी चाहिए जिसको लोक अदालतों के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत, उसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत वो आता हो। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया है। तो अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि अगर कोई पेंडिंग केस है तो वो भी लोक अदालत में भेजा जा सकता है। लोक अदालत में पेंडिंग केसेस को भेजने की 3 कंडीशन है। अगर कोर्ट सहमत है तो भेज सकता है, एक पार्टी रिटन एप्लीकेशन देती है तो भेजा जाएगा लेकिन दूसरी पार्टी से उसमें कंसेंट दिया जाता है, या दोनों पार्टी सहमत है तो भेजा जाएगा। तो यहाँ पर ए और सी आंसर दोनों बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, यानी डी ऑप्शन बनेगा। कोर्ट को सेटिस्फाई भी होना चाहिए कि भैया ये मामला लोक अदालत में भेजा जा सकता है, उसके जुरिडिक्शन में आता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अंडर सेक्शन 19 लोक अदालत है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स और लिमिटेशन। लोक अदालतों के पास इनमें से कौन सी पावर्स या कौन सी लिमिटेशन है सेक्शन 19 के अंतर्गत। पावर टू इशू डिक्रीज ऑन मेरिट्स, मेरिट पर वो डिक्री इशू कर सकता है। पावर टू रिकॉर्ड कंप्रोमाइज एंड पास अवार्ड इक्विवेलेंट टू डिक्री, वो क्या कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो कंप्रोमाइज को रिकॉर्ड कर सकता है, यानी कंप्रोमाइज करवा सकता है, और डिक्री के इक्विवेलेंट वो अपना अवार्ड पास करे, यानी जो अवार्ड होगा वो डिक्री के इक्विवेलेंट होगा। या पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, या कोर्ट के कंटेम्प्ट के केस में वो पनिश कर सकता है। या पावर टू इशू वारंट्स फॉर एग्जीक्यूशन, या वारंट्स को जारी कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। क्या होगा दुरुस्त आंसर, और आपको जो आंसर्स करने हैं वो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करने हैं। आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या होगा भैया दुरुस्त आंसर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोगों ने सफिशिएंट समय ले लिया है, क्लियर है। वैसे इसको डिक्री करने इशू करने का अधिकार बिल्कुल है, लेकिन अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखेंगे तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको चुनना है, और वो बी ऑप्शन है। ये कंप्रोमाइज करवा सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, उसको अवार्ड पास कर सकता है, जो कि सिविल कोर्ट की डिक्री के इक्विवेलेंट ही होता है। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल दुरुस्त आंसर बनेगा, क्लियर है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच सेक्शन ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब ये नालसा क्या है भैया? नालसा का ही काम है देश के अंदर जो लोक अदालतें होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाना, फ्री लीगल सर्विस आपको उपलब्ध कराना, लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज करवाना, ये नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का ही काम है। वैसे इसके सेक्शन पूछे जाने की संभावना कम है, इससे संबंधित कुछ और सेक्शन पूछे जा सकते, आप इसका एक बार सेक्शन देख लीजिए। तो नालसा को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इस क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको सेक्शन याद है तो आंसर हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर आंसर नहीं हो पाएगा। आंसर करिए। चलिए, सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया है। याद रखिएगा, नालसा को सेक्शन 3 के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया है। सेक्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए फिर इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। 9 क्वेश्चन आज भी हम लोगों ने डिस्कस किया, छोटा सा ही ये टॉपिक था। 9 क्वेश्चंस इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अभी आपसे लगातार मेरी मुलाकात होती रहेगी। हम आपकी इन दिवाली की जो छुट्टियां, लंबी छुट्टियां चल रही हैं, इनमें भी आपसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं, क्लासेस आप तक पहुंचाई दे जा रही हैं। उद्देश्य मेरा सिर्फ आपके साथ ये है इन डिस्कशन का कि कोई रिदम आपकी ना टूटे, लगातार आपकी पढ़ाई होती रहे, आधा आधा घंटा आप रोज देते रहे। क्योंकि देखिए, पेपर को भी ज़्यादा समय नहीं है, छुट्टियां त्यौहार तो हैं, अच्छी बात है, हमें परिवार के साथ समय भी बिताना चाहिए, लेकिन हमारा एक दूसरा कर्तव्य ये भी है कि हम पेपर की तैयारी लगातार करते रहें, वो भी हमारी ही ड्यूटी है। इसलिए आप तैयारी अपनी कतई मत रोकिएगा, तैयारी आप लगातार करते रहिएगा। इसीलिए आपको क्लासेस भी उपलब्ध कराई जा रही हैं इन छुट्टियों के दौरान भी। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आप महापैक्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। अभी जो पीछे मैंने आपको रीलोडेड बैच, एमसीक्यू बैच या जो बिल्कुल न्यू बैच है क्रैश कोर्स, उसके बारे में जो चर्चा की, वो आपको इस महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोई भी महापैक अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, महापैक वन स्टॉप सोल्यूशन है। महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। इलेक्टिव पेपर्स आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, इलेक्टिव पेपर आपको फ्री में मिल जाते हैं। क्लियर है? इनके अलावा अगर आपका कोई एक ही विषय रुका हुआ है तो आप कंपलसरी पेपर में से तो एक विषय भी आपके लिए उपलब्ध है, सिंगल सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 4 आपके जो है आपके इलेक्टिव पेपर्स हैं वो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग, ये 4 पेपर्स हैं जो आपके लिए उपलब्ध हो रहे हैं। क्लियर है बाबू इतनी बात? और ये चारों ही पेपर आपको महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जो भी आपने अपना इलेक्टिव पेपर चुन रखा है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए जो सबसे नया बैच क्रैश कोर्स है वो महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए फिर आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। कुछ भी आप और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मैं आपके सीआईबी में 2 सब्जेक्ट डील करता हूं। एक आपका 4th कंपलसरी पेपर है बीआरबीएल और एक आपका इलेक्टिव पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन दोनों ही विषयों में मैं आपके साथ बातचीत करता हूं। इसमें कोई भी सवाल आपका है तो आप बातचीत कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस ग्रुप पर, इस टेलीग्राम ग्रुप पर कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहती हैं। अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं पर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल मेरी आपसे वापस मुलाकात होगी 7:30 PM पर, और मॉड्यूल सी में अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं, उन बचे हुए टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।